सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड एंड डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से मन लगाकर अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फंडामेंटल राइट्स। बट ये एक ऑर्डिनरी टॉपिक नहीं है, ये ऑर्डिनरी टॉपिक नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लेक्चर्स यानी कि वीडियोस आपको मिल जाएंगे व्हाट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में, बट आई एम श्योर कि इमर्जेंस कहाँ से हुआ है फंडामेंटल राइट का, ऐसा टॉपिक अभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम इस टॉपिक में बहुत ही अच्छी तरह से ये समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का आइडिया इमर्ज कहाँ से हुआ था। ऑलराइट, ये पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट एंशिएंट पीरियड से मिडीवियल पीरियड से होकर मॉडर्न पीरियड तक पहुंचा कैसे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इमर्जेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक और एसेंशियल यानी कि ज़रूरी अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इंसान है और समाज और सोसाइटी का हिस्सा है। ऑलराइट, और ये राइट इंश्योर करते हैं कि सबको लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस मिले। लिबर्टी मीन कि सबको फ्रीडम हो, और इक्वालिटी यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और डिग्निटी यानी कि हर एक इंसान का मान सम्मान किया जाए, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। जस्टिस यानी कि किसी भी इंसान के साथ गलत ना हो और उसको न्याय मिले। ऑलराइट, तो जनरली हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, बट इनको प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है? इनको प्रोटेक्ट करने वाला होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है, जितने भी कोर्ट्स हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ओरिजिन जो हमारे टाइम में अब पढ़ाया जाता है, ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन होता है इसका मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा से, मैग्ना कार्टा के बाद आते हैं 10 अमेंडमेंट बिल्स। ऑलराइट, उसके बाद आता है बिल ऑफ राइट्स। ये हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स, उसके बाद स्वराज बिल, स्वराज बिल, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, देन उसके बाद क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, और फाइनली फिर बात होती है फंडामेंटल राइट्स की। तो हम इसको एंशिएंट टाइम से कवर करेंगे, क्योंकि जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए 1857 से ही शुरुआत हो चुकी थी, वैसे ही फंडामेंटल राइट का आइडिया जो है वो एकदम से इमर्ज नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे इमर्ज हुआ था 3000 ईयर्स पहले। ओके, अगर हम आज की बात करें तो जैसे हम कहते हैं किसी एग्ज़ाम को लेके कि ये एग्ज़ाम पास हो जाए फिर आगे जाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, वैसे ही उस टाइम की इंडिया को, यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो देश के सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हालातों को देखकर ये डिसीज़न लिया गया कि हम पहले देश के बेसिक राइट्स इंश्योर कर लेते हैं, फिर आगे चलकर हम चेंजेस की ज़रूरत पड़ी तो चेंजेस कर लेंगे। तो आज हम 2026 में बैठे हैं और 2026 में कौन कौन से राइट्स की बात होती है? राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ओके, राइट टू हेल्थ, राइट टू ट्रैवल abroad,
यानी कि फॉरेन कंट्री में हम जा सकते हैं। राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन जैसे राइट्स की बात करते हैं। बट वैसे ही हम बात करें स्टार्टिंग के डेज से, तो हमारे पास 1950 में हमारे पास बेसिक राइट्स कौन कौन से थे? राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, राइट टू रिलीजियस, ठीक है, रिलीजन, ये सारे हमारे पास बेसिक राइट थे। बट आज 2026 में ये सब क्या हो चुके हैं? एड ऑन हो चुके हैं। तो खैर अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की एंशिएंट रूट्स की, यानी कि ओरिजिन ऑफ आइडिया ऑफ राइट्स। आइडिया यानी कि फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कहाँ से इमर्ज हुआ था? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंशिएंट टाइम्स ही कहाँ से। सबसे पहले आया था एंशिएंट टाइम में इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना। इस टाइम पीरियड के दौरान यहाँ से आइडिया इमर्ज होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो इस पीरियड में लॉज एंड रूल्स एग्जिस्ट करते थे, बट इंडिविजुअल राइट्स यानी कि ह्यूमन को कोई राइट नहीं मिला था। कोई भी ह्यूमंस के राइट की बात नहीं करता था। यानी इस पीरियड में स्टेट और सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड थी, बट सोशल हायरार्की एग्जिस्ट करते थे। ओके, सोशल हायरार्की कैसे एग्जिस्ट करती थी? सबसे ऊपर होते थे किंग, उसके बाद नोबल्स, प्रीस्ट, सिटीजन्स, देन आते थे स्लेव्स। यानी कि एक सोसाइटी पिरामिड स्ट्रक्चर चलता था। जितना ऊपर स्टेटस उतने आपको राइट, जितना नीचे स्टेटस उतना ही आपको जीरो राइट्स, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि मेजर टेक्स्ट जो था वो था हैम्मुरबी कोड। यहाँ से हमें पता चला कि सोसाइटी में लॉज एंड रूल्स एग्जिस्ट करते थे। ओके, और यहाँ पर ये कहा जाता था एन आई फॉर एन आई, यानी आंख के बदले आंख। ओके, तो नो यूनिवर्सल राइट, यानी कि कोई भी यूनिवर्सल राइट नहीं था, बट हायरार्किकल थी सोसाइटी। हाँ, हैम्मुरबी कोड ये वाला है, आप देख सकते हो, ये है हैम्मुरबी कोड। इसकी पिक्चर्स भी मैंने पेस्ट की हुई हैं। देन इसके बाद बात करें एंशिएंट इंडिया की। इंडिया से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एंशिएंट चाइनीज फिलोसफी क्या कहती थी। तो ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइट्स। ड्यूटी जो है ये चाइनीज फिलोसफी है, तो यहाँ पर ये बोला जाता था कि ड्यूटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट से। इनको आप इमेजिन करके समझना, यानी एक स्टोरी के फॉर्म में समझना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि कभी भी फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन आप नहीं भूलोगे। और अब हम बात करते हैं इंडिया के रेफरेंस में। ओके, तो उस पीरियड में इंडिया में भी ज़्यादा ड्यूटीज़ पर फोकस किया जाता था। बट एंशिएंट इंडियन फिलोसफी में धर्म का मीन सिर्फ रिलीजन नहीं था। यानी कि पुराने टाइम में धर्म का मीन सिर्फ रिलीजन नहीं था, अपना कर्तव्य, समाज के प्रति जिम्मेदारी, ये था धर्म। ओके, न्याय, सच और मोरल कंडक्ट की यहाँ पर बात करी जाती थी। और ये माना जाता था कि अगर हर व्यक्ति अपना धर्म अच्छे से निभाए तो दूसरों के राइट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट सही भी है। अगर हम अपनी ड्यूटी यानी कि कर्म सही ढंग से करें तो दूसरे पर्सन के राइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएंगे। जैसे राजा का धर्म था प्रजा की रक्षा करना। तो इंडिया डेवलप अर्ली आइडिया ऑफ जस्टिस एंड मॉरल ड्यूटी। और इसके सोर्सेज कहाँ से हैं? हमें या जो हमारा टेक्स्ट है कहाँ से हमें पता चलता है कि ड्यूटी, मॉरल ड्यूटीज़ हैं, जस्टिस का आइडिया निकल कर आया? वो मिला हमें वेदास, उपनिषद, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अशोका के एडिक्ट से, मनुस्मृति से। ऑलराइट, तो वेदास की पिक्चर्स मैंने यहाँ पर पोस्ट कर रखी है। उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का टेक्स्ट जो है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि वेदास और उपनिषद में क्या था। अगर हम बात करें वेदास और उपनिषद में, यहाँ पर बोलते हैं, ये कहा जाता है वेदास में सर्वे भवान्तु सुखिनम, यानी सब सुखी हों। ह्यूमन डिग्निटी को स्पिरिचुअल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया, लेकिन राइट्स को लीगल लैंग्वेज में नहीं, मोरल ड्यूटी के रूप में समझा गया।
ऑलराइट। वही हम अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो करुणा और अहिंसा, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म ने ड्यूटी को और मजबूत कर दिया। बुद्धिज्म में करुणा यानी कि कंपैशन, ओके, कंपैशन, मैत्री यानी कि फ्रेंडलीनेस, भाईचारा, सबका दुख यानी कि सबके दुख को कम करना। और जैनिज्म अहिंसा की बात करता है, जैसे कि सबसे बड़ा धर्म है जीने का राइट, यानी कि सबको जीने का अधिकार है, चाहे इंसान हो, जानवर हो या कोई भी जीव हो। ऑलराइट। और फिर यही फोकस किया गया कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और फिर अशोका के एडिक्ट्स की बात करें तो प्रिजनर के साथ हम ह्यूमन बिहेवियर, रिलीजियस टॉलरेंस, वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी लोगों की भलाई की बात करी गई थी अशोका के एडिक्ट्स में। ओके, मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि राइट्स जो हैं वो इनडायरेक्टली मिलने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि रूलर अपना धर्म जो था वो निभा रहा था। अब आप समझोगे कि ह्यूमंस के राइट का आइडिया धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट हो गया है। और फिर मनुस्मृति की बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो है, यानी कि सोसाइटी जो थी वो डिवाइड थी। ओके, देन बात करते हैं एंशिएंट ग्रीस और रोम की। आई होप कि आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ समझ आ गई है। एंशिएंट ग्रीस और रोम की बात करें तो रैशनल और यूनिवर्सल राइट का बीज यहाँ से पैदा हो चुका था। ओके, अगर हम एंशिएंट ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में तब स्पेशली यानी कि एथेंस में सिटीजन को पॉलिटिकल राइट मिले हुए थे। सिटीजन जो थे वो असेंबली में वोट कर सकते थे, लॉज बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन एग्जिस्ट करता था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी एग्जिस्ट करती थी। ओके, पर यहाँ पर राइट का मतलब था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब था ओनली मेल सिटीजन, वुमेन्स और स्लेव जो थे, जो वुमेन और स्लेव थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और ये पहली बार था जब राइट्स को रैशनल और लीगल फॉर्म दिए गए। ऑलराइट, रूल ऑफ लॉ का आइडिया उभर कर आया। देन ग्रीस में ही नेचुरल लॉ की बात करी गई। सबसे पहले बात करी थी किसने? सोक्रात ने। सोक्रात एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका ऑप्शनल PSIR है ना यूपीएससी के लिए, वो तो रिलेट कर जाएंगे कि सोक्रात प्लेटो जैसे थिंकर कौन थे। बट जिनका ऑप्शनल PSR नहीं है वो ऐसे समझो कि सोक्रात एक ग्रेट फिलोसफर थे, जिन्होंने पहली बार बोला न्याय और सच रीजन पर बेस्ड होने चाहिए। ऑलराइट, तो इसका मीन क्या था? इसका मीन ये था, ये समझ में आया कि लॉ से ऊपर भी कोई मॉरल लॉ होता है। ऑलराइट, फिर प्लेटो आए आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर, राइट से ज़्यादा जस्टिस और मॉरल ऑर्डर को इम्पोर्टेंस दी गई। देन उसके बाद एरिस्टोटल ने लॉ को सबसे क्लियर फॉर्म दिया। जो सोक्रात थे उनका जो था वो ओरल ट्रेडिशन में थे, यानी कि वो अपना जो भी बोलते थे उनका कोई भी टेक्स्ट नहीं था। डॉक्यूमेंटेशन किसने स्टार्ट करी थी? वो करी थी प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो ने अपने टेक्स्ट में सोक्रात का जिक्र किया क्योंकि सोक्रात जो थे वो प्लेटो के टीचर थे। उसी तरह एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो थे। ओके, एरिस्टोटल ने राइट को रीजन, नेचर पर बेस किया, ना कि रिलीजन या किंग पर। तो ये तो थी बात ग्रीस की। अब बात करते हैं रोम की। रोम ने ग्रीस के फिलोसफिकल आइडिया को प्रैक्टिकल लीगल सिस्टम में चेंज कर दिया। वो कैसे? रोमन लॉ के 2 टाइप्स थे, ज्यूस सिविल एंड ज्यूस जेंटियम। ठीक है, तो रोमन सिटीजन के लिए लॉ थे वो थे ज्यूस सिविल, और फॉरेनर के लिए कॉमन लॉ थे ज्यूस जेंटियम। ठीक है,
तो ज्यूस नेचुरल लॉ थे वो सब ह्यूमन के लिए थे। ज्यूस नेचुरल यानी कि नेचुरल लॉ वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल थे जस्टिस का। फर्स्ट सीड ऑफ यूनिवर्सल रैशनल राइट्स, यानी कि जहाँ से यूनिवर्सल रैशनल राइट का जो था वो बीज पैदा हो गया था। ओके, अब समझते हैं ज्यूस नेचुरल लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फेयरनेस, जस्टिस। यहाँ रोमन ज्यूरिस्ट ने पहली बार यूनिवर्सल जस्टिस को लीगल फ्रेमवर्क दे दिया था। अब देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर एग्जिस्ट करता है और इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा कहाँ से निकल के आता है, रोम के लॉ से, रोमन लॉ से, ज्यूस नेचुरल। ऑल राइट, तो अगर हम सम अप करें ग्रीस और रोम के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो राइट का बेस यानी कि राइट का जो बेस था वो रीजन और यूनिवर्सलिटी बना। लॉ को किंग के ऊपर रखा गया, यानी कि लॉ को किंग के ऊपर रखा गया। पहले क्या था, किंग ऊपर था और लॉज नीचे थे, बट अब लॉज ऊपर है और किंग नीचे है। इक्वालिटी और जस्टिस का आइडिया, जस्टिस को रैशनल प्रिंसिपल बनाया गया। ये समझो कि मॉडर्न ह्यूमन राइट का इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यहीं से ही शुरू हुआ था। तो ये हैं आपके सोक्राट्स, ये आपके प्लेटो और ये है आपके एरिस्टोटल। ओके, तो अब ये तो था एंशिएंट पीरियड। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं मिडीवियल पीरियड की, 5th से 15th सेंचुरी तक। ओके, तो यहाँ पर नेचुरल राइट की थ्योरी लाई गई और क्रिश्चियन थिंकर जैसे थॉमस एक्विनास ने बोला कि हर इंसान के पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं। क्रिश्चियन फिलोसफर यानी कि इन्होंने बोला कि नेचुरल लॉज हर एक इंसान के पास होते हैं, ये राइट गॉड से मिलते हैं, किंग या रूलर से नहीं। इसीलिए लॉ को ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। किंग अपनी मर्जी से अनफेयर लॉज नहीं बना सकते। यहाँ कंक्लूड करके बताऊँ तो ये कहा गया कि रूलर की पावर लिमिटेड होनी चाहिए और लोगों के पास नेचुरल राइट्स होने चाहिए, वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्ना कार्टा, बट मैग्ना कार्टा को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टर्निंग पॉइंट आता है वर्ल्ड की हिस्ट्री में, यहाँ से फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है। तो आई होप आपने यहाँ तक जो समझा है एंशिएंट वो अच्छे से समझा होगा। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।